नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मॉनसून से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शेष बचे कार्यों को बारिश शुरू होने से पहले पूरा किया जाए। सभी पुलों, कलवटरों और ड्रेनेज सिस्टम की जांच कर आवश्यक मरम्मत समयबद्ध ढंग से की जाए। नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर 2026 तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को दवाएं, उपकरण और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, संवेदनशील क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था और जरूरत पड़ने पर हेली एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा गया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में पौड़ी गढ़वाल के उत्तरी झंडी चौड़ क्षेत्र में बाल विकास विभाग द्वारा लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें, हॉस्टल में 28 आधुनिक कमरे, 29 टॉयलेट बाथरूम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा विशाल डाइनिंग हॉल, आधुनिक किचन और सुव्यवस्थित रिसेप्शन लॉबी की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ये परियोजना रोजगार, शिक्षा और अन्य कारणों से घर से दूर रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास प्रदान करेगी। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए मतलब कम रेंज में कमरे उपलब्ध है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा महिलाओं को। तो ये हमारे विभाग के तरफ से अच्छी पहल है। जैसे काम काज मिलते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि जो मतलब महंगे महंगे मिल सके, तो इसमें काम काजी महिलाओं के लिए अच्छी सी सुविधा है। कम पैसों में अच्छे रूम मिल सकते हैं। ये हमारे विभाग से मतलब जनमानस के लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो उसी के हिसाब से जब नया छात्रावास खुल रहा है, महिला छात्रावास, के जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकती है। अगर कोई बाहर से जो महिला वहाँ आ रही है या वहाँ रेंट पे कमरा नहीं मिल पा रहा उनको, तो वहाँ सुविधा इसलिए है कि कम रेट में और कमरे भी उपलब्ध है और सारी सुविधाएं कि उनके बच्चों के खेलने के लिए वो सारी सुविधाएं वहाँ मिली है। तो वो अच्छे हैं आजकल कामकाजी महिलाएं। देखिए, जो कोटद्वार में उत्तरी झंडी चौड़ है, वहाँ पे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहा है। तो ये हॉस्टल उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों से कोटद्वार के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे काम करने के लिए आती हैं और उनको सरकार की तरफ से मतलब बहुत रीजनेबल रेट पे आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, तो इसलिए बनवाई जा रहा है। और लगभग इसमें 28 कमरों का निर्माण हो रहा है इनमें, और अभी इसका कार्य लगभग 60 से 70% काम हो चुका है और आने वाले 2 महीनों में शायद ये हमको हैंडओवर भी हो जाएगा और इसका विधिवत रूप से संचालन कर दिया जाएगा। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर 21 जून 2026 को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा और निगरानी के सभी इंतजाम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। परीक्षार्थियों को परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र शासनादेश जारी करने को कहा गया। बारिश की संभावना को देखते हुए सड़कें बंद होने की स्थिति में बैकअप प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा 14 जून को होने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा और 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अब रुक कर लेते अगली खबर की। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून से पहले जनपद में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि आम जन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में बताया गया कि देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और विकास नगर में जल भराव के 61 संवेदनशील स्थल जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जिनमें आईटी पार्क, रिसपना और आईएसबीटी प्रमुख हैं। डीएम ने आईटी पार्क क्षेत्र में स्वीकृत जल निकासी कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियों को नदी, नालों और जल निकासी तंत्र के व्यापक सफाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उन्हें संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया। वाटर लॉगिंग को लेके या डिज़ास्टर के प्रिपरेशंस को लेके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशंस को लेके मेरे द्वारा जो मीटिंग्स की गई है उसमें 2-3 पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई हुए थे उन पे मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद में, जिसमें रिस्पना, आईएसबीटी और थर्ड आपका आईटी पार्क वाले 3 प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया और उन तीनों पॉइंट्स के जो रेमेडीज़ हैं वहाँ पे वाटर लॉगिंग की, उसको भी हम लोगों ने चॉक आउट किया है और उसमें कुछ चीज़ें अभी हो जाएंगी और कुछ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से लगभग 62 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो वाटर लॉगिंग के हैं एंटायर टाउन और जो हमारे मसूरी और ऋषिकेश के टाउन हैं उनको मिला के। तो उसके लिए मेरे द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और एसडीएम्स को डायरेक्शंस भी दिए गए कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए जाएं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मदद से इस तरीके के इश्यूज़ को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय में प्रदेश के नगर निगमों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार निकायों की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश के निकायों को 500 अतिरिक्त कूड़ा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके संचालन और निगरानी के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने हाल ही में 63 सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति का भी उल्लेख किया। बैठक में अधिकारियों को लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारण, राजस्व वृद्धि की रणनीति, सड़क, पेयजल, विद्युत और गैस पाइपलाइन, डंपिंग जोन और अन्य परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाणिज्य मंत्रालय ने उत्तराखंड में आयुष और हर्बल क्षेत्र के लिए मुक्त व्यापार समझौते के लाभों पर केंद्रित एक क्षेत्रीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। आयुष एवं हर्बल के लिए एफटीए का लाभ उठाना और उत्तराखंड के लिए अवसर विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में उद्योग प्रतिनिधियों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। आपको बता दें, कार्यक्रम ने स्थानीय उद्यमियों, उत्पादकों को उभरते निर्यात अवसरों और वैश्विक बाजारों तक पहुंच और व्यापार समझौते से मिलने वाले लाभों की जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों से आयुष निर्यात इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गुणवत्ता मानकों में सुधार, प्रमाणन प्रक्रियाओं की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच के कारण आयुष और हर्बल उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण गतिविधियों को नई दिशा मिल रही है। राज्य में फिल्म बोर्ड के गठन के बाद अल्मोड़ा के कटारमल में स्वतंत्र फिल्म निर्माण संस्था इको माउंटेन पिक्चर्स का भव्य शुभारंभ किया गया। समारोह में संस्था की पहली हिंदी फीचर फिल्म यारसा गांबू की पहली झलक प्रस्तुत की गई, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। यह फिल्म एनएफडीसी वेब्स फिल्म बाजार वर्क इन प्रोग्रेस लैब 2025 में दक्षिण एशिया के शीर्ष 5 फिल्मों में चयनित हो चुकी है और प्रसाद लैब स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित भी है। निर्माता कुंदन सिंह बीस्ट और निर्देशक मोहन लाल बेलवाल ने कहा कि संस्था हिमालयी संस्कृति, साहित्य और जनजातीय समाज की कहानियों को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य करेगी। समाज का ये संदेश है कि जो हमने ये पिक्चर बनाई यारसा गांबू चिड़िया जी के नाम पे, ये उच्च हिमालयों पर में जो पाई जाती है कीड़ा जड़ी, उस पे पिक्चर बनाई है। और दूसरा जो हमारे हिमालय के पिछड़े जनजाति के लोग, वहाँ का स्ट्रगल, इस पर काम, कीड़ा जड़ी पर काम करना और कैसे इस पे काम हमने किया। दूसरा हमारा उद्देश्य है। तो
समाज पे इसका असर पड़े। तो आज ये देश भर में रिलीज हो रही है, पिक्चर हॉलों में रिलीज हो रही है। अभी पिक्चर ऑन प्रोग्रेस में है और जल्दी रिलीज होने वाली है। अच्छा। और पूरे देश भर में रिलीज होगी। जो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ पर शूटिंग हुई है? इसकी शूटिंग हुई है दारमा वैली, उत्तराखंड में। दारमा वैली बिल्कुल पंचचूल। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मलेशिया में आयोजित द्वितीय एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का रुड़की में भव्य सम्मान किया गया। आदर्श नगर स्थित रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रवि प्रकाश के कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले इंजीनियर दिग्विजय सिंह और प्रदीप कुमार का रोटरी परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रवि प्रकाश ने कहा कि खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर रुड़की, उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने कहा कि दिव्यांगता कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती और ऐसे खिलाड़ियों की उपलब्धियां समाज के लिए प्रेरणा है। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय रोटरी क्लब, सहयोगियों और शुभचिंतकों को दिया और भविष्य में देश के लिए बड़े स्तर पर पदक जीतने का संकल्प व्यक्त किया। हमेशा एक एम्पावरमेंट का एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोगों के अंदर अपॉर्चुनिटी जो हम दे सकते हैं हम वो हमेशा देने की कोशिश करते हैं। तो जब इन दोनों हमारे मित्रों को ये इंट्रोड्यूस किया गया तो मैंने यही माना कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी रोटरी के पास नहीं हो सकती है और मुझे बहुत गर्व है कि ये लोग वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, उन्होंने हमारे सिटी रुड़की का नाम रोशन किया है और उन्होंने हमारे रोटरी इंटरनेशनल का नाम बहुत बहुत रोशन किया है। रोटरी डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहा है। पोलियो में रोटरी का प्रोजेक्ट है वो सबसे अब तक का नोन प्रोजेक्ट है, क्योंकि 3.5 लाख जो केसेस पर ईयर होते थे रोटरी के, आज घटकर अराउंड 5 से 6 केसेस पर ईयर के रह गए हैं। और इसमें अगर वर्ल्ड ओवर सबसे महत्वपूर्ण काम हम मानते हैं कि रोटरी ने किया है और बाद में सब गवर्नमेंट्स में या यूनिसेफ है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सब उसके साथ जुड़े, लेकिन इसका जो पायनियर है वो रोटरी है। तो मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट 3080 को इससे जुड़ने का एक मौका मिला और हम उसमें कामयाबी हुए। अब रुक कर लेते अगली खबर के। पर्यटन की दृष्टि से नैनीताल केवल देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। ऐसे में यहाँ के पर्यटक स्थल साल भर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा ही एक पर्यटक स्थल है नैनीताल का उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, जिसमें कई ऐसे वन्य जीव हैं जो तराई क्षेत्रों के प्राणी उद्यानों में नहीं रखे जा सकते। इन वन्य जीवों का दीदार करने के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है। यही कारण है कि आने वाले पर्यटकों की नैनीताल जू पहली पसंद बनता जा रहा है। नैनीताल शहर की पूर्वी पहाड़ी पर बना ये उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जू हाई एल्टीट्यूड वाला जू है। ये जू में साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, रेड पांडा, ब्लू शिप, थार फिजेंट, काला हिमालयन भालू आदि ऐसे वन्य जीव हैं जो केवल ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम इस जू में हैं और हम देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें और हमें ये भी पता लग रहा है कि उनका IUCN स्टेटस भी पता लग रहा है कि इंडेंजर्ड है या फिर क्या चीज़ें हैं सब। तो और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे वो टोकन्स दे रहे हैं इवन प्लास्टिक के लिए।
और ताकि हम उसे फेंके ना। तो ये काफ़ी मतलब वेल मेंटेन्ड और नीट है। देखिए, मई के आने के बाद से जैसा आपने बताया टूरिज्म में वृद्धि हुई है, उसी के सापेक्ष हमारे नैनीताल ज़ू में भी पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब लगभग हर दिन लगभग 1400-1500 विजिटर्स एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन हमारे ज़ू में आ रहे हैं। अगर हम लोग बच्चों को और वरिष्ठ नागरिकों को भी जोड़ लें तो लगभग 1600-1700 लोग हर दिन हमारे ज़ू में विजिट कर रहे हैं, और ये इसकी संख्या वीकेंड्स में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी जैसा टूरिज़्म पूरे नैनीताल शहर में इंक्रीज़ हुआ है, उसी हिसाब से हमारे नैनीताल ज़ू में भी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। और जैसे कि इस टाइम में गर्मी का मौसम है, तो उसके लिए हमने हमारे जो भी जानवर हैं उनकी डाइट में भी नेसेसरी चेंजेस किए हैं। फूड का जो क्वांटिटी है वो हमारे जो डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, वो उन्होंने डेली मॉनिटर कर रहे हैं और उसको टेम्परेचर के हिसाब से चेंजेस भी कर रहे हैं। बहुत वेल मेंटेन्ड है, मज़ा आया। जिम कॉर्बेट आए थे पहले, जिम कॉर्बेट में तो टाइगर दिखा नहीं, यहाँ पे आके 3 बंगाल टाइगर्स भी देखे हमने, 4 लेपर्ड्स देखे। बच्चे ने, मेरी 3 साल की बेटी है, उसने लेपर्ड्स की लड़ाई भी देखी अभी। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। नैनीताल में बच्चों के साथ में ही आए हैं, और यहाँ पे जब हमने देखा कि इस तरीके से जू बना हुआ है तो बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लोर करवाने के लिए लाए, और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया है इसको। यहाँ पे जब हम आए तो देखा कि सारे एनिमल्स वगैरह सब बहुत ही अच्छे, और जो हमारा टाइमिंग है शायद वो उस टाइम पे हमको सारे एनिमल्स देखने मिले। स्पेशली जो टाइगर और लेपर्ड को देख के बच्चों का एक्साइटमेंट, या वो इतना नियरेस्ट देखने हमको नहीं मिलता है, वो चीज़ हमें यहाँ देखने मिली। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रेक क्षेत्र में लापता हुई 24 वर्षीय एमबीए छात्रा बबीता पांडे का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। नैनीताल जिले के रामनगर निवासी बबीता 10 सदस्यीय ट्रैकिंग दल के साथ दयारा बुग्याल पहुंची थी। बताया गया कि 29 मई की रात गोई कैंप में ठहरने के दौरान वो देर रात टेंट से बाहर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसकी गुमशुदगी का पता चलने पर ट्रेकिंग दल ने खोजबीन शुरू की और बाद में प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। बबीता की तलाश में पूरी टीम लगाई गई है। ये अभी हमारे लिए बहुत एक प्राथमिकता है कि बबीता पांडे की खोज करना, और उसमें हमारी यहाँ पे पूरी टीम्स लगी हुई हैं। बल्कि एक सीईओ के नेतृत्व में हम रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं, और एक सीईओ के नेतृत्व में हम लोग पूछताछ और जो भी हमारे और एंगल्स हो सकते हैं, चाहे वो सर्विलांस से हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, तो उसमें भी पूरी हम सीसीटीवी से रिलेटेड हो, तो वो हम पूरी इसमें जानकारी कर रहे हैं। और इसमें सभी टीम्स, यहाँ तक कि प्रशासन की भी टीम्स और पुलिस, एसडीआरएफ, और हमने अब इसमें नेहरू माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी रेस्क्यू टीम को भी हमने इसमें किया है, तो वो लोग भी लगे हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने के आरोप में 5 महिलाओं को हिरासत में लिया है। थाना अध्यक्ष अजय शाह के निर्देश पर पुलिस टीम ने राठौर प्लाजा होटल के सामने दबिश देकर ये कार्रवाई की। बताया गया कि महिलाओं द्वारा राहगीरों के साथ अशोभनीय व्यवहार किए जाने की सूचना मिली थी। मौके पर महिला उप निरीक्षक मनीषा नेगी के नेतृत्व में सभी आरोपित महिलाओं को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।